हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में नोटिस किया होगा कि ये न्यूज़ वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इस आर्टिकल की एनालिसिस में इसकी डिटेल्स को जानेंगे एवं देखेंगे कि भारत के लिए क्या नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो हम लोग सीधा इस आर्टिकल को पे आते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड किससे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से आर्टिकल रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस किस पे लगाया गया, रशिया पे लगाया गया। पिछले कुछ समय में क्यों लगाया गया? क्योंकि वैसा माना जा रहा है कि उसने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर अटैक किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग यूएसए ने, इनमें तरह तरह के बहुत से अलग अलग सैंक्शंस लगाए हैं, मेनली फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, लेकिन इन सैंक्शंस रूट जो ये वेस्ट और यूएसए ले रहे हैं, उसमें भी वर्ल्ड को एक बात नोट करनी चाहिए। वो क्या बात है, इस आर्टिकल में बताया है ऑथर्स ने। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को। काउंटरिंग रशिया इलीगैलिटी। ठीक है, रशिया की इलीगैलिटी को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, मेजर्स। कौन सा मेजर लिया जा रहा है? ये सैंक्शन रूट का मेजर लिया जा रहा है, नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉज। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सैंक्शन रूट जो है वो इंटरनेशनल लॉ में इनग्रेन्ड नहीं है। इसके चलते क्या होगा, ये रिप्राइजल, इट लीड्स टू रिप्राइजल, दैट इज इट लीड्स टू रिटेलिएशन बाय इन दिस केस रशिया। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते देखते हैं। यहाँ पे ऑथर ने लिखा क्या था, डेवलप वर्ल्ड रिस्पॉन्ड टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फ्रैजिलेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय अडॉप्टिंग मेजर्स नॉट रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ। ओके, ये कह रहा है क्या ऐसा कोई मेजर्स हम यूज करें जो कि खुद इंटरनेशनल लॉ में ही रूटेड नहीं है? तो फिर क्या मतलब रह गया इसका? ठीक है, ऐसे ऐसे मेजर्स का यूज करें, क्योंकि ये अगर लॉ में नहीं है तो इसका क्या सीधा साफ सीधा मतलब क्या हो गया? इसका साफ सीधा मतलब हो गया कि इसका कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं। Okay. The United States of Canada and European Union are using all the levers available to impose punitive economic sanctions on Russia. ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारा मेजर्स यूज कर रहा है क्या, रशिया को प्यूनिटिव सैंक्शंस लगाने का। ठीक है, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेड सैंक्शन होता है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक प्यूनिटिव मेजर है। ठीक है, अब क्या किया कनाडा ने, एग्जांपल के तौर पे, ये एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रशिया ये किया, व्हिच वाज द लैटर। ये किसके अंदर होता है? एमएफएन, ये डब्ल्यूटीओ के अंदर होता है। ओके, कनाडा क्या बिलीव करता है, दोज हु डू नॉट सपोर्ट द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। लाइकवाइज ईयू एंड यूएस आर कंप्लीमेंटिंग ऑन अ सिमिलर मूव। ठीक है, इन अ पैरेलल डेवलपमेंट, यूएस एंड ईयू फॉर्मली notified WTO General Council that Russia participation in developed countries coordinating group stands suspended. It is an informal group. Okay, it stands suspended due to वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, द यूनियन चार्टर एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इन कारणों से क्या हो गया, ये रशिया को इससे हटाया गया। किससे हटाया गया? डेवलप कंट्रीज कोऑर्डिनेशन ग्रुप से इसको सस्पेंड किया गया। अब एक हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फॉल्सिफाइड है, ये इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग क्यों नहीं है, या क्यों कैसे इसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग कमजोर है। आर्टिकल 21 ट्रेड एंड सिक्योरिटी पर ये बात करना चाहिए कि आर्टिकल 21 ट्रेड और सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है, उसका क्या इंटरप्ले है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द पब्लिक जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय दिस कंट्री, द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन, जो पब्लिक जस्टिफिकेशन जैसे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है, डज द डब्ल्यूटीओ अलाउ इट्स मेंबर टू टेक एक्शंस अगेंस्ट एनी अदर मेंबर फॉर ब्रीचिंग इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। देखो, डब्ल्यूटीओ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई मैटर हुआ है, कोई गंभीर मुद्दा है, तो उस पर क्या वो उसका लॉ अलाउ करता है कि उसके मेंबर स्टेट एक्शन ले। ठीक है, पढ़ते आगे। डब्ल्यूटीओ रिजिम के अंदर द राइट ऑफ अ कंट्री टू इंपोज ट्रेड सैंक्शंस सच एज सस्पेंडिंग एमएफएन ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ गैट्स। ठीक है, चलिए आप कमेंट में मुझे बताएं गैट क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 ओनली द ओनली प्रोविजन गवर्निंग ट्रेड एंड सिक्योरिटी लिंकेज इन डब्ल्यूटीओ। तो आर्टिकल 21 क्या है, ये इकलौता प्रोविजन है गवर्निंग ट्रेड एंड सिक्योरिटी लिंकेज इन डब्ल्यूटीओ। ये क्या करता है, इंपावर्स अ मेंबर कंट्री टू अडॉप्ट मेजर्स व्हिच इट कंसीडर्स नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, क्या गौर से पढ़िए, यही यही पूरा सार है इस आर्टिकल का। व्हिच इंपावर्स अ मेंबर कंट्री टू अडॉप्ट अ मेजर। ठीक है, ये क्या करता है, मेंबर कंट्री को मेजर अडॉप्ट करने की पावर देता है, व्हिच इट कंसीडर, मतलब मेंबर कंट्री जो कंसीडर करता है नेसेसरी है, किस चीज के लिए नेसेसरी है, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट टेकन इन टाइम ऑफ वॉर और अदर इमरजेंसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। समझ में आ गया? मतलब कि अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, ठीक है, नेसेसरी कदम उठाने पड़े वॉर या इमरजेंसी के समय, इन इंटरनेशनल रिलेशन के समय, उसको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं आर्टिकल 21 नॉट एंटायरली सेल्फ इंडल्जिंग दो द वर्ड व्हिच कंसीडर गिव सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन टू कंट्री टू डिटरमाइन नेसेसिटी ऑफ मेजर अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट ईसीआई। ये क्या करता है, ये सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन देता तो है कंट्री को, लेकिन ये खुद में सब कुछ नहीं है, सब कुछ ये खुद नहीं बता पाएगा। ये आर्टिकल 21 जो है इसका, ये फुल्ली इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। ओके, और ये मे भी डिस्क्रिप्शन देता है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशंस ओपन है। और आगे हम पढ़ते हैं इसके। आर्टिकल 21 इज अ डिफेंस दैट कंट्री कैन एम्प्लॉय व्हेन चार्ज विद वायलेटिंग देयर डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को किसकी तरह यूज किया जाता है, डिफेंस की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ये पावर दिया गया कंट्री को अडॉप्ट मेजर व्हिच इट कंसीडर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ईएसआई के प्रोटेक्शन के लिए ये मेजर ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कनाडा क्या कर सकता है, एमएफएन रूल को बता सकता है कि डेविएट किए। क्यों? क्योंकि ईएसआई इसका
खतरे में था। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू जज वेदर रशिया हैज ब्रीच्ड इंटरनेशनल लॉ ऑन पीस एंड सिक्योरिटी और नॉट। ये समझ में आ गया। आर्टिकल 21 से आप ये नहीं बता सकते कि रशिया ने क्या किया है, रशिया ने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का हनन किया या उसे खराब करने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सीधा इस वाले पार्ट पे, आर्टिकल, ठीक है, ये दो एग्जांपल दिया गया है। इसका तीसरा पे आता है इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशन। इफ रशिया चैलेंजेस कैनेडियन सस्पेंशन ऑफ एमएफएम बिफोर द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कनाडा विल हैव टू शो दैट इज एक्शंस आर बैक्ड बाय आर्टिकल 21। यही बात है, यही चीज यहाँ भी है कि आर्टिकल 21 का बैकिंग दिखाना होगा और कोई तरीका नहीं है। अगर इस एमएफएम सस्पेंशन को अगर ये जस्टिफाई करना चाहता है कनाडा, तो उसको दिखाना होगा उसका जो है ईएसआई, ओके, ये खतरे में था। Canada argument that it is doing so because Russia does not respect the rule based order will have no basis in WTO law। ठीक है, तो WTO के लॉ में ये आर्गुमेंट कनाडा का कि हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया जो है वर्ल्ड का इंटरनेशनल ऑर्डर को और ये रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता है। तो ये बेमानी बात होगी, ये वर्ल्ड कोर्ट में, ये वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी में नहीं चलेगा ये आर्गुमेंट, ये ठीक है। इवन इफ इट अगर मान लेते हैं कि जुडिशियली स्टैब्लिश भी हो जाता है कि रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन किया है और वो एक इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच है, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं होगा उस पर ट्रेड सैंक्शन लगाने के लिए रशिया पर डब्ल्यूटीओ लॉ के हिसाब से। बस एक ही तरीका होता है आर्टिकल 21 को इन्वोक करना। तो और ये जो कनाडा ने बातें कही है कि आर्टिकल 21 रशिया इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए हम लगा रहे हैं, तो ये जो है डब्ल्यूटीओ में नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ऑथर्स का कहना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेनी आर्ग्यू दैट नन ऑफ दिस मैटर। बहुतों का कहना है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो क्या है, वो डिफंक्ट हो चुकी है। क्यों? यूएस के कारण। यूएस जो है क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है ये अपॉइंटमेंट ऑफ एपीलेट बॉडी मेंबर्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल से जो है एपीलेट बॉडी के मेंबर का अपॉइंटमेंट को ब्लॉक किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद countries that want Russia to respect the rules based order should follow themselves irrespective of whether their actions are judicially tested। ठीक है, तो अब बहुत जो कंट्री रशिया को ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो कीजिए, उनको खुद भी तो पहले करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द एथिक्स दैट यू टीच और दैट यू प्रीच। इफ यू डोंट फॉलो द एथिक्स दैट यू डोंट प्रीच that you preach, then obviously other will not follow it। वही वाला बात यहाँ भी है। काउंटरिंग रशिया illegality with measures not ingrained in international law amounts to रिप्रेसल। ओके, अब देखो, अब ऐसा काम कर रहे हो तुम रशिया के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल लॉ में ही नहीं है, पहले से किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, रशिया के पास एक मौका रहेगा रिटेलिएट करने का। If every country starts taking law into its own hand, the legality of a rule-based international order, which is already at low ebb, will come crashing down। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हर कंट्री यही करने लगा कि सबके सब सैंक्शन लगाने लगा एक नया रूल बना करके, तो क्या होगा, जो कि इंटरनेशनल और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो अभी भी अपने सबसे निचले स्तर पे है, वो पूरी तरह से चरमरा के वो व्यवस्था ही गिर जाएगी। तो ऑथर ने इसमें यही समझाने की कोशिश की कि वर्ल्ड को इस बात का नोट लेना चाहिए कि पहले लॉ, जो भी आप सैंक्शन रूट ले रहे हैं, जो भी आप रूट ले रहे हैं रशिया को टेम करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ में वो किसी न किसी तरीके से सही से इंग्रेड होना चाहिए। ओके, मुझे आशा है कि आपको इस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दें एवं अपने जानने वालों से शेयर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा आपका साथ बना रहे। थैंक यू एंड गुड लक, स्टडी हार्ड, जय हिंद।